तो स्ट्रेस का हेल्थ पे और स्पाइन की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? उससे बैक पेन ट्रिगर हो सकता है? काफ़ी सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनमें मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने के बाद उनको बैक पेन और नेक पेन की समस्याएं काफ़ी बार देखी जाती है। ओह! कि अगर आप गलत तरीके से सोते हो तो आपकी स्लीपिंग पोस्चर की वजह से आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो सकता है। आप कल रात को सोए थे, बराबर? कल रात को सोते वक्त रात को जब आप सो गए थे उसके बाद आपका ध्यान था कि आपका सो कॉल्ड पोस्चर कैसे रहने वाला है। इसमें जैसे अपन मैट्रेसेस वगैरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम्म, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए और बैक पेन में भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ फर्म मैट्रेस हो गया, फिर वो कुछ अलग अलग आ गए, उसमें इतने छेद है, ये है, वो है। स्प्रिंग वगैरह का भी हाँ होता है। हाँ, इसको वो है, सब कुछ बहुत सारे ऐड्स आते हैं, बट उसमें ऐसे बहुत प्रूवन कुछ चीज़ें हैं नहीं। डॉक्टर समय कैसे हो आप? आई एम डूइंग फाइन। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप थोड़ा-सा मुझे आपकी एक्सपर्टीज़ और आपकी स्टडी इसके बारे में बताओगे ताकि व्यूअर्स को पता चले जो पॉडकास्ट वो देखने वाले हैं, उसमें किस लेवल की वैल्यू उन्हें प्रोवाइड होने वाली है? एजुकेशन वाइज इफ वी हैपन टू टॉक, मैंने ऑर्थोपेडिक में पहले काम किया है। ऑर्थोपेडिक मतलब जो हड्डी और जोड़ों से सब ये होता है, वो हमारा बेसिक लर्निंग होता है पहले का एमबीबीएस होने के बाद, Yes. एमएस ऑर्थोपेडिक्स। और उसके बाद देन देर आर उसमें अलग 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 फील्ड्स होते हैं कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसमें होता है हैंड आता है, स्पाइन आता है, उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आते हैं, आर्थ्रोस्कोपी आते हैं, पीडियाट्रिक्स है, लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स आर देयर। तो उसमें हमें जो पसंद आता है, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने के लिए, तो उसमें हम यूजुअली फिर जिसमें अगर रुचि है तो वो हम डिसाइड करते हैं। सो मैंने स्पाइन चुना क्योंकि Okay. इंटरेस्टिंग भी लगा, और जब भी थोड़ा स्पाइन में काम किया था ऑर्थोपेडिक के बाद, वो अच्छा लगने लगा था। सो आई थॉट कि अभी आगे यही एक्सप्लोर करते हैं। नाइस नाइस। तो अभी तक आपने जितने पेशेंट देखे हैं हम्म। स्पाइन इश्यू से रिलेटेड, आपके ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लगता है कौन सा कॉमन ऐसा एक स्पाइन या बैक पेन से रिलेटेड इशू है जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस में देखने को मिलता है? अगर जहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पुणे में, यहाँ पे तो मेजरली हम लोग देख रहे हैं आईटी पॉपुलेशन बहुत कॉमन है। ओके। ओके। अगर आईटी नहीं है तो भी बहुत घंटों तक उनका बैठे बैठे काम है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। बैक पेन और नेक पेन आई गेस मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखे जाने वाले हैं। उसमें अंदर ये सब चीज़ों के वजह से जो कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी को सायाटिका हो गया, ये सब नाम सुना होगा आपने, यस स्लिप यस डिस्क हो यस, गया, सायाटिक हो गया, ये सब सुना है ये मैंने, काफ़ी झेला है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है। ओके ओके। तो डॉक, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे, हम्म। क्योंकि बैक पेन आई थिंक बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। कुछ मिथ्स भी है, कुछ फैक्ट्स भी है, वो फैक्ट है या नहीं आप बताओगे? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि स्ट्रेस को लेके, क्योंकि आई थिंक अर्बन लिविंग जो है उसके अंदर स्ट्रेस हर कोई फील करता है, हर किसी को होता ही है कभी ना कभी लाइफ में, या उसके थ्रू भी जा रहा होता है। तो स्ट्रेस का हेल्थ पे और स्पाइन की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? उससे बैक पेन ट्रिगर हो सकता है? स्ट्रेस के बारे में जब भी बात करेंगे, आप एग्जैक्ट कौन सा स्ट्रेस कह रहे हैं? हाँ वो आप भी है। मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं या फिजिकल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? दोनों ही पकड़ लो आप। अगर हम जहाँ तक फिजिकल स्ट्रेस की बात करते हैं, हम्म तो बहुत घंटों तक एक ही काम करते रहना, बीच हम्म में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना, ये बहुत सारे दिनों तक कंटिन्यूस यही चालू है, कभी बीच में छुट्टी नहीं हुआ है, सवेरे से बैठे हैं शाम तक कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे लोगों में बैक पेन, नेक पेन ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। अगर हम मेंटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो यस, एक नॉन स्पेसिफिक बैक पेन करके एक चीज़ होती है जो मेंटल स्ट्रेस के साथ काफ़ी बार एसोसिएटेड होती है, बैक पेन और नेक पेन। काफ़ी सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनमें मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने के बाद उनको बैक पेन और नेक पेन की समस्याएं काफ़ी बार देखी जाती है। ओह। और एक्चुअली देखा जाए तो जो मेंटल स्ट्रेस के वजह से जो बैक पेन और नेक पेन होता है, उसका हल निकालना थोड़ा सा जटिल होता है। बाकी फिजिकल रिलेटेड जो कुछ स्ट्रेस है उसको काफ़ी हद तक हम अच्छे से ये कर सकते हैं, बट मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो नेक पेन, बैक पेन है, तो उसमें कुछ है ऐसा तरीका कि मैनेज कर सकता है एक नॉर्मल पर्सन? एब्सोल्युटली। अगर सपोज आप मेंटल स्ट्रेस देख रहे हैं तो आपको कभी कभार कोई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी बार, बिकॉज अगर स्ट्रेस है तो दे आर गोइंग टू फाइंड पॉइंट्स जिससे आपका वो स्ट्रेस कम कर सकते हैं। साथ में कभी कभार हम कुछ ना कुछ दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे क्रोनिक बैक पेन हो गया कि
जो बहुत हफ्तों से चलते आ रहा है, बहुत महीनों से चलते आ रहा है, दूसरे कोई भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एक्सरसाइजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमने सब कुछ उसमें चेंजेस किए हैं हमारी लाइफस्टाइल में, अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये आगे की कुछ ना कुछ चीज़ें हम आगे ढूंढते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, और ये नॉन स्पेसिफिक बट बैक उस पेन केस में करने ऐसा के तो लिए। नहीं है कि फिर दवाइयाँ ले रहे तो वो स्ट्रेस को कहीं और ट्रिगर करे दवाइयों का, उसमें ऐसे ऐसा नहीं कुछ होता है, नहीं होता है ऐसे ना? नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो अभी स्ट्रेस से आते हैं सीधा स्लीपिंग पे। हम्म। स्लीपिंग को लेके भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप गलत तरीके से सो रहे हो, हम्म। बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं ऐसी चीज़ें, मैंने खुद सुनी है ओके। कि अगर आप गलत तरीके से सोते हो तो आपके स्लीपिंग पोस्चर की वजह से आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो सकता है। आप जब भी, आप कल रात को सोए थे, हाँ, बराबर, कल हाँ। रात को सोते वक्त, रात को जब आप सो गए थे उसके बाद आपका ध्यान था कि आपका सो कॉल्ड पोस्चर कैसे रहने वाला है? कैन यू नो व्हाट इज योर पोस्चर व्हाइल यू आर स्लीपिंग? नहीं, मुश्किल है। अगर अगर सोते वक्त अगर हमें हमारा पोस्चर पता चल रहा है, मतलब हम सिंपली सो नहीं रहे या फिर हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही है। ये अगर ठीक से होगी तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स होने वाली है, आपका ब्रेन आगे जाके थोड़े टाइम के लिए शट डाउन होने वाला है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्लीपिंग पोस्चर कैसा है। तो ट्रू, अ, ट्रू। इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये हाँ, जवाब पर देना। आपने कितनी सही, कितनी कॉमन चीज है वो, हाँ, कितना सेंसिबल चीज है। आप सोओगे तो आपको कहाँ से पता आपको चलेगा? पोस्चर कैसे पता चलेगा? आप सो इसलिए रहे कि आपको कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए सबसे, तो आपको पोस्चर कैसे पता चलेगा? राइट। सोचने वाली बात है। और ये बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सोते वक्त पोस्चर कैसा होना चाहिए। हम हमेशा यही बताते हैं कि आप शायद, मैं आपसे कहूंगा कि आप सीधे लेटिए तो आपका 15 20 25 मिनट तक, जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आपका वो पोस्चर रहेगा, उसके बाद ध्यान देने मुश्किल की। है। राइट, राइट। तो अब चलो, पोस्चर का तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मैट्रेस कितनी रिस्पॉन्सिबल है स्पाइन हेल्थ के लिए? कि फर्म होनी चाहिए या फिर सॉफ्ट होनी चाहिए? कैसा ऑप्शन चूज करना चाहिए? स्पाइन हेल्थ और बैक पेन, ओके, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके। ओके। स्पाइन हेल्थ मतलब हमारी स्पाइन ठीक है और वहां से अभी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होते जा रही है। सब लोगों की स्पाइन हम्म। कुछ उम्र के बाद डिटोरिएट होने वाली है। ओके। ओके। और दूसरी चीज होती है बैक पेन। तो आपका जो मैट्रेस है आपके बैक पेन, नेक पेन, इस सब चीजों पे काम करेगा। ओके। स्पाइन हेल्थ आपका काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा। वरना कोई भी मैट्रेस या कोई भी चीज आप बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जो अंदर से स्पाइन की हेल्थ मेंटेन करेगी। अगर स्पाइन हमारा बॉडी के अंदर है तो वो आपका काम है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर आपको ऑलरेडी पेन है तो यूजुअली देखा जाता है काफी सारे लोगों में फर्म मैट्रेस यूजुअली हेल्प्स पेन कम करने के लिए, ओके। स्पाइन हेल्थ बनाने के लिए नहीं, या स्पाइन हेल्थ मेंटेन करने के लिए नहीं। अगर आपको स्पाइन हेल्थ अगर आपका अच्छा है तो शायद ही आपको मैट्रेस काम करेगा आपके लिए। आप मतलब आप रुई के गद्दे पे भी कंफर्टेबल रहेंगे, आप फर्म मैट्रेस पे भी कंफर्टेबल रहेंगे, आप सॉफ्ट पे भी कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपको पेन है तो आपके बॉडी का वजन, ये सब चीजें आगे कुछ थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है कि फर्म ओके। चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। बट अगर मेजॉरिटी वाइज देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ देम दे प्रिफर कि फर्म मैट्रेस उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। इसलिए जनरल कंसेंसस बैक पेन है तो फर्म मैट्रेस आप प्रिफर कर सकते हैं। बट फर्म मैट्रेस आपका सिर्फ पेन कम करने वाला है, आपका वो स्पाइन का हेल्थ मेंटेन नहीं करने वाला है। स्पाइन का हेल्थ मेंटेन करना ओके। आपका काम है। ओके। तो इसी में अपने एक लोगों में एक ऐसी सोच है, क्योंकि जैसे मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनका कहना था कि ज़मीन पे सोना चाहिए। आप हम्म। ज़मीन पे सोओगे तो बैक पेन का कभी इशू नहीं होगा। उनके फादर भी उनको ऐसे ही सजेशन देते थे। तो उसमें कुछ है, उस बात में कुछ साइंटिफिक सच्चाई की? इसके लिए अगर हम साइंटिफिक अगर चीजें सब कुछ देखना चालू करेंगे तो देर बहुत सारे स्टडीज आए हैं इसमें। काफी सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जमीन पे सोने के बाद आपको दर्द कम होता है। हम्म। काफी सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि जब आपको दर्द है उस कुछ दिनों के लिए अगर आप जमीन पे सोएंगे तो मसल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, आपके बॉडी का ही वजन मसल के ऊपर आता है, तो आपको थोड़ा दर्द कम होने का अनुभव मिलता है अच्छा। अगर आप जमीन पे सो रहे हैं तो। उसमें कुछ और स्टडीज आए थे जिसमें वो स्पाइन के कर्वेचर के बारे में और ये सब कुछ चीजें बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कभी भी हमें लेवल 1 एविडेंस मिला नहीं है कि जमीन पे सोने के बाद अच्छा होता है या मैट्रेस पे सोने के बाद अच्छा होता है। ओके। यस। तो मतलब इसमें प्रूवन नहीं है? उसमें प्रूवन नहीं है, उसमें कोई भी फैक्ट प्रूवन नहीं है, उसके लिए सब मिक्स स्टडीज है। उसके लिए कोई भी डबल ब्लाइंड स्टडीज पर नहीं ये आए भी हैं। आप बोल रहे हो कि जब किसी को बैक पेन है हम्म।
लेकिन अगर किसी को बैक पेन नहीं है तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है ज़मीन पे सोने की है वैसे। ये अभी हर एक का अनुभव कैसा है सोने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यस, हमें ज़मीन पे ज़्यादा अच्छे से नींद आती है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स है। काफ़ी बार लोगों को थोड़ा सा ठंड अगर एनवायरनमेंट रहेगा तो वो सीधा फर्श पे लेटना भी पसंद करते हैं। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई लोगों का अगर वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर मैट्रेस सॉफ्ट होगा तो उनका पेल्विस थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है, तो उसके वजह से कभी कभी उनको पेन महसूस हो सकता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ज़मीन पे सोने के बाद मुझे अच्छे से नींद आती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए लेकिन कोई ऐसी प्रूवन चीज़ नहीं है। ओके। तो और एक और चीज़ इसमें, जैसे अपन मैट्रेसेस वगैरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम्म। कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर्स है या फिर बहुत ज़्यादा कुशन मिलेगा आपको, हम्म। तो ये आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए और बैक पेन में भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए सही में हेल्पफुल बैक होती पेन में वो आपको बेनिफिशियल हो सकता है। ओके। वो इसलिए हो सकता है कि अगर वो कंफर्टेबल है, और अगर आप ऑलरेडी बैक पेन या नेक पेन इससे सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ हद तक वो कंफर्टेबल करेगा। है? ओके। ओके। कुछ फर्म मैट्रेस हो गया, फिर वो कुछ अलग अलग आ गए, उसमें इतने छेद है, ये है, वो है। स्प्रिंग वगैरह का भी हाँ होता है हाँ, उसमें। इसको वो है सब कुछ, बहुत सारे एड्स आते हैं। बट उसमें ऐसे बहुत प्रूवन कुछ चीज़ें हैं नहीं अच्छा। कि हमें वो मदद करेगा। लेकिन स्पाइन हेल्थ के लिए आई कैन अश्योर, स्पाइन हेल्थ के लिए वो कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। बैक पेन में हो सकता है बट बैक स्पाइन। पेन, अगर आपको पेन है तो मैं मेरे सारे ही पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपको बैक पेन है तो आपका ये बैक पेन रिलीव करेगा। अगर आपको बैक पेन नहीं है तो आपको खुशी का अनुभव देगा। अगर आप ऑलरेडी खुश है तो आपको ये बहुत प्रफुल्लित करेगा। इतना ही करेगा कोई भी मैट्रेस। तो ये बैक पेन कम करेगा या आपको कंफर्टेबल करेगा, ये स्पाइन के हेल्थ के ऊपर उसका कोई रोल नहीं है। ओके। एब्सोल्युटली कोई भी रोल नहीं है। ये चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं थी क्योंकि उस फील्ड में है ही नहीं, पता ही नहीं होता है उतना। जो पेन टीवी कम में होता देखते है। हैं उस पर बिलीव करने लेते हैं कि, तो महंगे से महंगा मैट्रेस बाय करने की सोचता है आदमी कि हाँ ये मेरी स्पाइन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा मे भी। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिसके ऊपर मैं सबको आंसर देता हूं कि अगर आपको वो मैट्रेस में इन्वेस्ट करना है ये थिंकिंग से कि मेरा बैक पेन ठीक हो जाएगा, मैं ये मैट्रेस ले लूंगा तो अभी आज के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें। अगर आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं कि मुझे वो लग्जरी चाहिए, मुझे ये मैट्रेस लेना है, मुझे एक बहुत आरामदायक नींद चाहिए, मुझे और अच्छा रहना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इफ यू वांट टू स्पेंड ऑन दैट, आप स्पेंड कीजिए उसके ऊपर। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इससे आपका बैक पेन ठीक है कम होगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, मुझे इसके बाद स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक भी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती है कि ये सारी चीजें हमें कुछ देखने को मिलेगी। ओके। बेटर ऑप्शन है कि एक थोड़ी फॉर्म मैट्रेस चल। फर्म मैट्रेस, यस, जनरल कंसेंसस से हम देखेंगे तो फर्म मैट्रेस यूजुअली काफी सारे लोगों का पेन कम करती है। ओके। चलिए, नींद से मैट्रेस तक आ गए तो अभी पिलो पे भी आ जाते हैं फिर। पिलो पिलो के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है मेरा कि अगर मैट्रेस नहीं समझ पाती है कि इनका स्पाइन हेल्थ कैसे मेंटेन करना है तो पिलो कैसे समझेगी। तो पिलो में कैसे, अभी जैसे मुझे। पिलो के लिए कैसे है कि वो पूछते हैं यूजुअली पतला पिलो यूज करने से हम्म। गर्दन दर्द कम हो हम्म। जाता है क्या, या हमने मोटा यूज करना चाहिए, फर्म यूज करना चाहिए, सॉफ्ट यूज करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। ओके। आपके चेस्ट टू बैक का डायमीटर हाँ। कितना है, यस। आपका नेक का कर्वेचर कितना है, ओके, जो एक्चुअली एनाटॉमिकल कर्वेचर आपका कितना है, हम्म। आपका सर का सरकमफरेंस कितना है, ये इसके हिसाब से हर एक का पिलो का जो है ये चीजें चेंज होते रहेगी। तो कोई लोगों को शायद फर्म फर्म और पतले पिलो से आराम लगेगा, कोई लोगों को शायद सॉफ्ट पिलो से आराम लगेगा। ये हर एक के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि ओके। ये अगर है तो आपने ये यूज करना चाहिए, ये अगर है तो आपने ये यूज करना चाहिए। देर इज नो फाइन लाइन, उसके लिए कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि पिलो कैसे होना चाहिए। तो ओके। काफी बार हम कहते हैं कि दोनों तीनों पिलो आपको यूज करना चाहिए, और उसमें आपको जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे यू कैन सिंपली स्टार्ट यूजिंग इट। उसके ट्रायल एंड एरर है। हाँ, मतलब उसके लिए पिलो का ये कर्वेचर ऐसे होना चाहिए, शेप ऐसे होना चाहिए, बहुत कुछ मुझे मुझे वो हम्म। तथ्य वाली चीज लगती नहीं है। हाँ वो आता है ना, ऐसे कर्वेचर वाला आता है वो पिलो एक। प्रूव नहीं है। अभी मुझे इस चीज़ पे कब ध्यान गया, जब मुझे नेक की थोड़ी इंजरी हुई थी। इंजरी से मेरी दोस्ती है, हम्म। होती रहती है। जैसे ही कुछ नया सीखता हूँ तो पहले इंजरी कराता हूँ हाँ। मैं, बाद में सीखना शुरू ओके। करता हूँ। तो मैं कायरो के पास भी गया था, जिस पे मैं पूछूंगा आपसे कायरो का, लेकिन वो बाद में। तो उसमें क्या हुआ, मुझे उन्होंने ये बोला कि आपका जो पिलो है
उसमें आप डबल पिलो यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि वो शोल्डर का ज़्यादा होने की वजह से वेट, जब मैं सोता हूँ तो प्रेशर ज़्यादा आता है, तो मैंने फिर डबल यूज़ करना शुरू किया, तो थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन फिर आई थिंक वो देन अगेन वो सेम चीज पे आते हैं कि आपके शोल्डर कितने ब्रॉड है, हाँ आपका चेस्ट का डायमेंशन कैसा है, वो सब चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पिलो कंफर्टेबल होती है। काफ़ी सारे लोग अगर सीधा पीठ पे जब भी सो रहे हैं तो वो एक ही पिलो यूज़ करते हैं, दूसरा पिलो साइड में रखते हैं। अगर एक करवट पे हो रहे हैं तो दे जस्ट स्लाइड इन वन पिलो। ओके ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी पोस्चर पता नहीं चलता है, दे हाँ जस्ट डू इट अननोइंगली। यस ओके। अब पोस्चर पे ही बात कर रहे हैं, तो फिर अभी जैसे मैं फिटनेस कोच हूँ, लेकिन मेरा दिन भर फिर भी सिटिंग ही रहता है, और जितने भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं लोग, सबका मेजोरिटी ऑफ सिटिंग जॉब ही है, तो उसमें पोस्चर का इम्पैक्ट कितना पड़ता है बैक पेन होने में, या स्पाइन हेल्थ का भी ले लो चाहिए? बैक पेन होने में यस, उसका कुछ ना कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली अगर हम गौर करेंगे कि पोस्चर पोस्चर क्या है, इसके ऊपर एक अलग से इंडस्ट्री आ रही है। गुड पोस्चर, बैड हाँ पोस्चर, यस ये करेंगे तो ऐसे है, वजन इट इज। उठाना है तो ऐसे ही उठाना है, कमर से नहीं झुकना है, पैरों से झुकना है। लेकिन आपको कमर भगवान ने इसलिए दी है कि आप झुक पाए। कमर का तो फंक्शन ही वो है कि यू शुड बी एबल टू बेंड। स्पाइन का तो फंक्शन ही है कि आप कोई भी पोजीशन में आपको बेंड होते आना चाहिए। ये सब सिचुएशन है। तो पोस्चर जो ये गुड पोस्चर है, बैड पोस्चर है, हम में से काफी सारे स्पाइन सर्जन है, वी डू नॉट बिलीव दैट। ओके हम बिलीव करते हैं कि आपका पोस्चर जो है ये डायनामिक होना जरूरी है, ये सिडेंट्री नहीं होना चाहिए। डायनामिक एज इन थोड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की जरूरत है। आपकी स्पाइन जो है ये कंटिन्यूअस मूव होते रहनी चाहिए। स्पाइन का सिचुएशन ऐसे होता है कि जो हमारे वर्टिब्रास जो होते हैं उससे स्पाइन बनती है, हर दो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती है, उसको न्यूट्रिशन मिलना है, तो उसके लिए स्पाइन आपकी मूव होते रहनी चाहिए। यू यूज इट और यू लूज इट। तो प्रॉब्लम है सिडेंट्री पोस्चर का। तो पोस्चर डायनामिक होना चाहिए। झुकते वक्त कभी टेढ़ा झुके, ये झुके, वो झुके तो ठीक है, उसके लिए आपने इतना बहुत उसको बड़ा करना चाहिए और फिर सारी चीजें उसके अराउंड ही कंसंट्रेट करनी चाहिए। गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, मुझे वो जरूरी नहीं लगता है। तो हाँ, डायनामिक जब कैसे करेंगे? आपको ऑलरेडी स्पाइन में कुछ ना कुछ तकलीफ आना चालू हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिजेनरेशन आना चालू हो जाएगा, यस, कोई स्पेसिफिक पोस्चर्स है जिसमें आपके बैक पेन और नेक पेन बढ़ेंगे। वो स्पेसिफिक पोस्चर्स जिसमें आपको बैक के ऊपर काफी बार स्ट्रेन आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, थोड़े दिनों के लिए आप वजन उठाना थोड़ा सा कम ही रखिए, थोड़े दिनों के लिए झुकिए मत। लेकिन एक बार आपकी बैक की हेल्थ एक बार वापस रिस्टोर हो जाती है, आपके मसल्स वापस स्ट्रेंथ आ जाती है, मसल की स्ट्रेंथ, तो हम कहते हैं कि आप अभी बेझिझक वजन उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और जैसे कंटिन्यू सिटिंग आवर्स है, तो उसमें फिर बीच बीच में ब्रेक? कंटिन्यूस सिटिंग आवर्स है तो हमारा सबसे प्रिफरेबल वे होता है कि हर 45-50 मिनट्स में आप एटलीस्ट एक ब्रेक लीजिए। एक ब्रेक अगर आप 1 से 1.5-2 मिनट के लिए भी लेंगे तो वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्पाइन जो होती है जब भी ये मूव करेगी तभी उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, तभी मसल्स में स्टीफनेसेस भी कम डेवलप होंगे, उसकी वजह से स्पाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हर 45-50 मिनट्स में आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना है मतलब सिर्फ लैपटॉप आगे कर लिया और चेयर पे पीछे रेल के बैठ गए, ये भी नहीं होता है। ब्रेक लेना है एज इन आपको एक्चुअली खड़े होना है, यू हैव टू मूव अराउंड एंड देन अगेन सिट डाउन। अगर 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के लिए भी है तो भी चलेगा, लेकिन वो करते रहना जरूरी है। ओके ठीक। हाँ, पोस्चर आप अगर अच्छा रखेंगे तो यस, आपको बैक पेन का अनुभव कम होगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका स्पाइन का हेल्थ अच्छा रहेगा। स्पाइन का हेल्थ डायनामिक पोस्चर से ही आएगा। हेल्थ के लिए गुड पोस्चर, बैड पोस्चर कुछ भी नहीं है। ओके, तो मतलब इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बैठा हूँ और ये इस तरीके से। अगर आप 40-50 मिनट्स में अगर ब्रेक ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप सीधे बैठने की कोशिश करते हैं, जहां तक हम अभी सब लोगों से बात करते हैं, जितने भी स्टडीज इसके ऊपर आए हैं, मेजोरिटी ऑफ देम वो 10-15-20 मिनट के लिए एकदम सीधे बैठ सकते हैं, बट आफ्टर दैट एवरीवन स्टार्ट्स ड्रूपिंग डाउन। एवरीवन स्टार्ट्स ड्रूपिंग डाउन। और देख कहते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा टाइम तक सीधे बैठे रहना है, बैठे रहना है, बट नहीं पॉसिबल होता है। दैट्स ट्रू। तो वो थोड़ा सा एक अगर उसके बजाय अगर हम ये आदत डालेंगे कि हर 45-50 मिनट्स में 1 से 2 मिनट के लिए ब्रेक लिए, अगर ब्रेक लेंगे सपोज आप, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। पोस्चर ड्रूप होना भी आपका थोड़ा सा कम होगा। इसी पे जैसे मेरा भी बैठे हुए बहुत टाइम जाता है, तो मैं देख रहा था कि किस तरीके की चेयर सही रहेगी बैठने के लिए। तो इसमें भी जब जाते हो डीप डाउन तो इतना वो है, इसमें भी दो
ऑप्शंस है, जैसे एक कहते हैं कि आपको ऐसी चेयर लेनी चाहिए जहाँ पे हैंड का सपोर्ट मिल सके, और फिर बाद में आपको हेड को भी सपोर्ट मिल रहा हेड है। को सपोर्ट मिल सके, उसको हाँ, कर्व चाहिए, पैर का पोजीशन ऐसे ही यस, चाहिए। और यहाँ पे आप बैक पे पिलो लगा रहे हाँ हो, वो पिलो लगा के आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता हाँ है, तो पोस्चर आपका इस तरीके से रहता है। फिर एक कहते हैं कि हैंड का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इट कैन कॉज यू शोल्डर पेन और योर एल्बो पेन। हाँ। तो किस तरीके की चेयर सही है? एक भी उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक स्टडी नहीं है। जाइए, चेयर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, यू बाय इट। ओके, तो क्योंकि उसके लिए ऐसे कोई प्रूव्ड चीज नहीं है कि ये वाली चेयर लेंगे तो ये ज्यादा अच्छी रहेगी। अगेन, जैसे हमने मैट्रेस के बारे में बात किया, आई गेस सारी चीजें वापस उसी चीज पे ट्रिकल डाउन होती है कि वो हेल्थ के लिए आपको मदद नहीं कर सकती है चेयर। आपको ओके, दर्द है तो आपका दर्द कम करके देगी। उसके लिए आपको जो भी चेयर अच्छी लगेगी वो कीजिए। आई मीन, अभी अगर सीधी बात करूंगा, यू सेड योर फादर वाज इन आर्मी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही रियली कंप्लेन ऑफ नेक पेन एंड बैक पेन? ठीक है, वो आर्मी में थे। हम शायद उनका एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन घर में कोई तो होंगे जिनका काम बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाला नहीं होगा। किसी का कुछ बिजनेस होगा, थोड़ा थोड़ा बैठे कुछ काम होगा। मम्मी का ही। आपने आपने कितनी बार सुना है उनके मुंह से कि मुझे बैक पेन होता था, मुझे नेक पेन होता था, उसके लिए हमने ये चेयर लाया, वो चेयर लाया। नहीं। ये सब फैंसी चीजें हैं। अगर आपका नेक और बैक का अगर स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका मसल का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो चेयर मैट्रेस कोई भी ले लो, आपको दर्द नहीं देगी। और अगर हम इस बारे में बात करेंगे कि ठीक है सीडेंट्री लाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर थोड़ा सा छोटे गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी सीडेंट्री लाइफ है कोई कोई लोगों की। कोई कोई लोग बिजनेस चल रहा है, किसी के शॉप्स है, किसी के शोरूम्स है, तो उन लोग का भी बैठे बैठे काम है वहां पे। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग भी यही कंफर्ट की मैट्रेस या यही कंफर्ट की थोड़ा सा अगर हम रूरल पॉपुलेशन की तरफ जाए तो इतना शायद कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उनको नहीं हाँ, मिलता है। बट यस। बैक पेन और नेक पेन की समस्याएं उधर कम है जितनी हम अर्बन इंडिया में देखते हैं। तो जो एक्सपेंसिव इकोनॉमिक चेयर्स होती है, ये नहीं है आपको कोई? कंफर्ट देगी, लेकिन आपका हेल्थ, स्पाइन का हेल्थ आपने ही मेंटेन करना है। यस। आप उस पर्पज से मत खरीदो, हाँ, अगर आपको पसंद है तो खरीद। आपको पसंद है, आपको कंफर्टेबल लग रही है तो आप खरीद लीजिए। ओके। लेकिन बस उसमें ये नहीं सोचना है कि ये खरीदने के बाद अभी दर्द चला गया और अभी मुझे कुछ अलग से मेहनत लेने की जरूरत नहीं है। स्पाइन के ऊपर आपको स्ट्रेंथ बना के रखने के लिए आपको मेहनत लेनी ही पड़ेगी, उसमें दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली। और जब आप बोल रहे हो मेहनत, तो मेहनत से मतलब क्या? मेहनत से मतलब है कुछ ना कुछ तरीके के एक्सरसाइजेस आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। ओके, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। मेहनत ये भी है कि आपको हर 35-40 मिनट्स में, इनिशियल कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा ये मेहनत लेना है कि ये मुझे ये ब्रेक लेके उठना है। शायद अलार्म का सहारा लीजिए हर 45-50 मिनट्स में, बाद में धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसी तरीके से काम करने की। तो ये सारी चीज़ें है। पर अपने वही दिक्कत है ना लोगों में, एक्सरसाइज और मेहनत से थोड़ा डरते हैं। मेहनत से कैसा है कि एक्सरसाइजेस, ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी बैक पेन ना होने के लिए। लुक एट यू, लुक एट मी, मुझे एब्सोल्युटली 100% कुछ एक्सरसाइजेस की और ज्यादा जरूरत है, बट आई डू नॉट एक्सपीरियंस एनी बैक पेन। आई एम जस्ट फाइन। एक ही चीज है कि हर 35-40 मिनट्स में मिनिमम एक ब्रेक तो होता ही होता है। हमने हमारे ओपीडी में भी कुछ इस तरीके से सब कुछ रखा है कि आधे टाइम तक तो आई एम यूजुअली वॉकिंग अराउंड। सो काफी बार पेशेंट्स देखने हैं तो वो भी हम खड़े होके देख रहे हैं। पोस्चर काफी बार चेंज हो रहा है, 2 ओपीडी में आजू बाजू में पेशेंट देख रहे हैं तो बीच में हम हमेशा उठ के दूसरे चेयर पे जाके बैठते हैं। सो ये पोस्चर चेंज होते रहना जरूरी है। वो एक्टिविटी होते एक्टिविटी होते रहना जरूरी है। ट्रू, ट्रू। साथ में मसल स्ट्रेंथ भी नो डाउट जरूरी है ही, लेकिन डायनामिक पोस्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। अभी अब पोस्चर की बात करें तो बैठने पे जैसे कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस है इंडिया में। एक तो ज़मीन पे बैठते हैं तो अपने लेग क्रॉस करके बैठते हैं। आई थिंक हमारी लैंग्वेज में पलाथी मारना बोलते हैं इसको, मराठी में क्या बोलते हैं? मांडी वळून बसायचं। हाँ, वही। तो वो अगर खास हाँ करके मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं हाँ, तो बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट है स्पाइनल हेल्थ? नॉट रियली, नो। ओके, तो बैठ सकते हो, कोई आप दिक्कत? बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें काफ़ी अभी नए स्टडीज़ भी आए हैं जिसमें एक बताते हैं कि अगर आप ज़मीन पर बैठेंगे तो जिस तरीके के स्ट्रेचेस स्पाइन के ऊपर पड़ते हैं तो मसल्स आपके इनफैक्ट रिलैक्स होने में मदद भी करता है। सो नीचे ज़मीन पर बैठने में वैसे स्पाइन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप बैठ सकते हैं ज़मीन पे, काफ़ी सारे स्टडीज सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बैक पेन है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ज़मीन पे बैठेंगे तो थोड़ा सा मसल स्ट्रेच मिलेगा, तो दैट विल आल्सो रिलीव यू ऑफ योर बैक पेन।
तो ओके, उसमें कोई खराबी नहीं है जमीन पे बैठने में। अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। हाँ, ओके। कुछ दूसरी समस्याएं होती है घुटने से रिलेटेड वगैरह, उसके लिए हम कहते हैं थोड़ा सा जमीन पे बैठना अवॉइड कीजिए। हम्म। ओके। वो जमीन पे बैठना मतलब एज सच घुटने और इन सब चीज़ों की वजह से जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम्म। उठते वक्त घुटनों के ऊपर इमेंस प्रेशर आता है। सो हम कहते हैं कि अगर आपका एज ज़्यादा है और अगर आपको कुछ ना कुछ घुटने की परेशानियां अगर होना चालू हो गई है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लेकिन आप अगर पलोटी मार के बैठना है तो आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, उसमें शायद इतना पोस्चर के ऊपर आपका घुटने के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। स्पाइन के लिए आप डेफिनेटली ज़मीन पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट धीरे धीरे अगर आप ये थोड़ा सा बैठना चालू करेंगे, मेडिटेशन अगर आप डे 1 से बैठना चाहते हैं 4 या 5 घंटे के लिए तो यस, अगर आपको आदत नहीं है तो डेफिनेटली आपको बैक पेन का अनुभव होगा, क्योंकि आपके बॉडी को वो आदत नहीं है 4-5 घंटे तक बैठने की, मसल को इतना स्ट्रेन से स्पाइन होल्ड करके रखने की। बाद में धीरे धीरे जब भी आपको आदत हो जाएगी तो ये बैक पेन चले जाने वाला है। जैसे आप आज अगर 25 kg वजन उठा सकते हैं तो शायद मैं 15 ही उठा पाऊंगा। आप 25 से 10 बार अगर डंबल्स उठा सकते हैं तो मैं शायद 15 से 10 बार उठा पाऊंगा, 20 से 4 या 5 बार ही कर पाऊंगा। तो ये हर एक के एंड्योरेंस का इसमें ये है। तो धीरे धीरे करके अगर आप चालू करेंगे तो आप ज़्यादा घंटों तक भी आप नीचे बैठ सकते हैं। ओके। अभी उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अगर मेडिटेशन है तो यूजुअली इसमें आप ब्रेक्स नहीं लेते हैं। हाँ, ओके। कंटिन्यू। और अदरवाइज हम स्पाइन के हेल्थ के लिए कहते हैं कि नहीं, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को साथ में कैसे लाया जाए हमें नहीं पता। इसका इसका जवाब डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है। और जब अपने सोफे पे या चेयर पे बैठते हैं और खास करके जब वॉक कर रहे होते हैं तो एक आदत होती है इस तरीके से पैर क्रॉस करके बैठना। हम्म। अगर लंबे समय तक बैठे तो इससे पेन स्टार्ट हो सकता है। अगेन सेम चीज़, अगर आप 40-50-60 मिनट तक एक ही पोस्चर में बैठेंगे तो मसल के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस आने ही वाला है। मसल में जमा होता है लैक्टिक एसिड, अगर वो जमा होगा तो आपको दर्द आने वाला है। सो बेसिकली नींद में भी यही होता है, आप एक ही पोजीशन में अगर सोए हैं तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली फटीग होता है, दैट्स व्हाई यू चेंज द पोजीशन इन द स्लीप। सो बैठे बैठे भी बस यही चीज़ है। पर ये एक आदत है ना लोगों में बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर भी थी, अभी मैंने सुधारने शुरू किया कि पैर ऐसे एक पैर पे एक पैर रख के बैठना। मतलब फिटनेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया लोगों में कि उनके हिप के अलाइनमेंट में वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। स्क्वाट्स वगैरह कर रहे हैं, हाँ, कुछ कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अगर लेग क्रॉस हाँ, करके बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे हैं तो। नहीं, हमने अभी तक आज तक ऐसी कोई स्टडी देखी नहीं है जो एक्चुअली ऐसे कुछ प्रूव कर सके कि इसमें ये तो अलाइनमेंट में ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता। ऐसे नहीं है। क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बॉडी की रचना ही इस तरीके से की गई है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अगर हम स्पेसिफिक अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो योगा में तो बहुत अलग अलग से अलाइनमेंट है। योगा में वो झुके घुटने हाँ, के यहाँ पे यस सर यस। लेके जाते हैं और फिर गुड पोस्चर बैड पोस्चर में दिखाते हैं कि कमर से झुकना नहीं है। ये दोनों मैच नहीं होता है। तो अलाइनमेंट का जो इशू आता है वो उसका क्या कॉज होता है? अलाइनमेंट का इशू एज इन उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपको मसल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो यस, चलते वक्त कभी कभी हमारा थोड़ा सा चाल बदलना चालू होता है। थोड़ा आपका वजन ज़्यादा होता है तो उसमें भी चाल बदलना आपका चालू होता है। सो उसके वजह से अल्टीमेटली बॉडी को बैलेंस करना है। अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट होगा। चलने में कुछ ना कुछ हमारे पोजीशन में चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। कुछ आदतें हो गई, हैबिट्स की वजह से भी हो जाता है। जैसे कि मतलब वही जैसे अभी आपने चलने का बोला, अगर किसी को बचपन से कुछ ऐसे गलत तरीके से चलने की आदत है। काफ़ी बार काफ़ी बार काफ़ी बार। ओके ओके, ठीक है। एक्सरसाइज का तो आपने बता ही दिया कि एक्सरसाइज करना वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है बैक केस में। तो एक्सरसाइज में जिस तरीके से वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम के अंदर, अगर किसी को बैक पेन नहीं है और वो हैवी लिफ्टिंग कर रहा है तो क्या लॉन्ग टर्म में उसका बैड इफेक्ट हो सकता है बैक पे? हेवी लिफ्टिंग में प्रॉब्लम ऐसे होता है कि आपका स्पाइन जो है ये बहुत रोबस्ट स्ट्रक्चर है और ये बहुत सारा वजन उठा सकता है। जितना लोग इससे इन दिनों डरने लगे हैं कि ये स्पाइन है, अरे बाप रे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करेंगे तो स्पाइन में ये हो जाएगा, ये इतना वीक स्ट्रक्चर नहीं है। ये काफ़ी रोबस्ट स्ट्रक्चर है।
ओके। लेकिन अभी वजन उठाने में ऐसे है, हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ केसेस मिलेंगे कि यस, डेडलिफ्ट हम करने गए और फिर उसके साथ में हमारा स्लिप डिस्क हो गया, उसके वजह से सायटिका हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये अगर हमें 100 करने वाले लोगों में से एक पेशेंट को मिल रहा है और बचे हुए 99% पेशेंट को नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि सबके सब लोग डेडलिफ्ट्स बंद ही कर दो आज के बाद। तो और उसके लिए कुछ तरीका है ये समझने का कि अगर डेडलिफ्ट्स ये इंसान करेंगे तो इनको सायटिका या डिस्क प्रोलैप्स होगा या इनको नहीं होगा, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। बट यूजुअली जिन लोगों में थोड़ा सा बैक पेन, क्रोनिक बैक पेन देखा जाता है, हम उन लोगों में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान पर रखिए। कोई ना कोई अगर साथ में आपके ट्रेनर है तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। तो मतलब डेडलिफ्ट से या इनसे स्क्वाट से डरने की जरूरत नहीं है कि ये करने से मुझे कुछ नहीं, हो जाए। अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है उनसे कुछ भी आपको डरने की जरूरत है। एब्सोल्युटली नहीं है। ओके। तो लेकिन अगर ऑलरेडी आपको तकलीफ आ चुकी है स्लिप डिस्क और सायटिका की, तो उस केस में हम कहते हैं कि डेडलिफ्ट्स और ऐसी कुछ ना कुछ उसमें चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो ये चीज़ें हो गई। अभी आते हैं अपना फेमस जो इंडिया में है योगा। तो आई थिंक योगा में सारी चीज़ें जो है, बैक ट्विस्टिंग, फिर बैक बेंडिंग, बैक कॉन्ट्रैक्शन, सभी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो योगा का कितना इम्पैक्ट है? योगा का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है बैक पेन के ऊपर। पर्सनली मैंने कभी योगा किया नहीं है, बट वी डू गेट आर लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड कलीग्स टाइम टू टाइम जो योगा करते हैं, उन लोगों में बैक पेन, नेक पेन के प्रमाण बहुत कम इसमें देखे जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे स्टडीज भी है और वो भी यही बताते हैं कि सिर्फ योगा जो है उससे आपका काफ़ी सारा बैक पेन, नेक पेन ये कम भी होगा और स्पाइन हेल्थ मेंटेन रहने में आपका मदद होगा। ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी देगा बेसिकली आपको। तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं योगा का भी, एब्सोल्युटली, strengthening का भी। एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली। थिंक वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। यस। राइट, ओके। और इसमें ही जैसे ये करते हैं अपने, क्रैक करते हैं, बैक को क्रैक करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर ये ऐसे कट के निकालना हाँ, बोलते हैं हमारे। हाँ। इसका इम्पैक्ट होता है कुछ बोन्स पे? अगर ये आपको बहुत ज़्यादा करने की आदत है तो यस, कुछ ना कुछ डिजनरेटिव चेंजेस आपके बैक में ज़्यादा जल्दी देखे जाएंगे। उसमें बहुत सारे पेशेंट लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि वो बैक को जब तक हम कट करके तोड़ते नहीं है तब तक हमें रिलीफ नहीं आता है। लेकिन उसमें उसमें भी कुछ ना कुछ स्टडीज है जिसमें ये बताया गया है कि ये कट करके जो साउंड आता है, उसका जो एहसास होता है, दैट इज इन योर माइंड, दैट डजंट हेल्प योर स्पाइन। और अगर ये कंटिन्यूस आप करते रहेंगे तो यस, उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और बाकी पार्ट्स में, उंगली में, सभी चीजों में, सभी चीजों में, बिकॉज वो करने के लिए यू आर पुटिंग योर जॉइंट इनटू एक्सेसिव स्ट्रेन। अगर वो रिपीटेड करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ डीजनरेटिव चेंजेस आएंगे ही। ये बेसिकली जॉइंट्स, आपका स्पाइन, ये सब एक मशीन के जैसे है। ये हर एक जॉइंट का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ लाइफ है। एक गाड़ी है जो 1 लाख किलोमीटर चलती है, तो आप उसको 4 महीने में 1 लाख किलोमीटर चला लो या 10 साल में 1 लाख किलोमीटर चला लो, तो ये सिचुएशन है। तो कभी कदार किया तो ठीक है, बट हर वक्त मत करो ऐसे। बट यूजुअली कभी कभार वही करते हैं जिनको वो आदत होती है। वो फिल्मों में फेमस हुआ ना, हीरो करते थे कट कट। हाँ। फाइट करने से नहीं, पहले। लेकिन वो करने में भी हमने काफी बार जो है इंडियन स्टाइल में काफी बार देखा जाता है, इंडियन सलून्स में दे ट्विस्ट द नेक एंड एवरीथिंग। वी हैव सीन लॉट ऑफ पीआईवीडी पेशेंट्स विद दिस, लॉट ऑफ पीआईवीडी पेशेंट्स। तो ऐसे है, मतलब वी डिड हैव अ पेशेंट इन वन ऑफ द हॉस्पिटल, जो वो सलून में थे, वो कुछ तो तेल से मालिश कर रहे थे और वो वैसे के वैसे ही केम डाउन टू हॉस्पिटल कि हाथ नहीं उठ रहा है। वो घर पे जाके नहा के वगैरह भी कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट सलून से उठ के हॉस्पिटल में कि उन्होंने कुछ तो किया और मेरा हाथ ही अभी नहीं उठ रहा है। सो ये स्लिप डिस्क के वगैरह परेशानी काफी बार देखी जाती है। सो वो टक टक करके जो आदत है वो नहीं है अच्छी स्पाइन के लिए, डेफिनेटली नहीं है। चलो, एक्सरसाइज की बात हो गई, अपने पोस्चर की बात हो गई, सब हो गई। तो अबाउट न्यूट्रिशन, कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? अभी वेट लॉस वगैरह में सब करती है, ये पता है। यस। लेकिन इन चीज़ों में आपकी बोन की हेल्थ होगी, स्पाइन की हेल्थ होगी, इन चीज़ों में डाइट का कितना रोल प्ले होता है? डाइट का रोल सिग्निफिकेंट है, क्योंकि स्पाइन में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स मतलब जिसमें बोन हो गए, उसमें डिस्क हो गया, आपके मसल्स इसके लिए आपका मदद कर रहे हैं। तो मसल्स है तो यस, एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू नीड प्रोटीन्स,
ओके। हम्म अगर बाकी हम बोन्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा कि विटामिन डी भी ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है, विटामिन के भी ज़रूरी है, और साथ में प्रोटीन्स भी ज़रूरी है बोन हेल्थ के लिए। बेसिक में इस वक्त तो उनसे ही बनता है। हम्म, सो उसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि बस आपने यही लेना चाहिए, ये लेंगे तो ये पक्का बनेगा। उसके लिए हम कहते हैं कि ये बैलेंस डाइट हो तो दैट इज़ बेटर। ओके। तो अपनी इंडियन डाइट में ऐसा कुछ आपको लगता है जिसकी कमी है और उसे पूरा करना चाहिए? मुझे बहुत ऐसे अलग से कुछ ज़रूरत नहीं लगती है। अगर हम अच्छे से खाना ले रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है आजकल के इन दिनों में द एडल्ट्रेशन इन द फूड। ओके ओके। तो एडल्ट्रेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें कम होती है, तो फिर हम्म उसमें दे विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉब्लम्स। ओके। और ऐसा कुछ है कि स्पाइन हेल्थ के लिए कुछ सुपर फूड होता है? उसके लिए कोई सुपर फूड नहीं है, उसके लिए बस बैलेंस डाइट दैट इज़ बेस्ट। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर्स के वीडियो देखे ऐसे, हाँ खासकर फॉरेन में हाँ। रहने वाले, उनके ऐसे वीडियोस है कि स्पाइन हेल्थ के लिए ये सुपर फूड की पूरी लिस्ट, और मिलियंस में व्यू है। उसके लिए ऐसे कोई स्टडीज कुछ भी प्रूव नहीं हुए हैं। ये एक्चुअली में सुपर फूड का ऐसा है कि हर फील्ड में सुपर फूड निकाल के रखे हुए। फैट लॉस के लिए भी सुपर फूड निकाले हुए हैं, स्पाइन हेल्थ के लिए भी निकाले हुए हैं। फैट लॉस के लिए आई कैन से यस, अगर आपका वो थोड़ा सा बीएमआर अगर बढ़ाता है, हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो यस आपको कुछ ना कुछ वो उसमें मिलेगा। पर लेकिन वो स्पाइन बात के वो ये लिए स्पाइन बैलेंस, के लिए कोई सुपर फूड ऐसा सच नहीं है। तो वो ये बैलेंस आपको पूरी यस डाइट बैलेंस यस। रख के चलनी है। और आई गेस वो सुपर फूड का सबसे ज्यादा महत्व मिलियन व्यूज के लिए है। यस हमें ऐसे एक्चुअली लगता है हाँ। उसके लिए ऐसे कोई सुपर फूड नहीं है। दैट्स ट्रू कि वो सुपर लगाने के बाद लगता है हाँ ये कोई चीज़ कुछ तो मेरी है, जिंदगी में कुछ तो कुछ है, बदलाव कर देगी कुछ तो सर। है। यस एग्जैक्टली। तो आपने अभी थोड़ा सा बता ही दिया था विटामिन डी का कि सप्लीमेंटेशन में, तो विटामिन डी में कौन सा विटामिन डी आप सजेस्ट करते हो, और सबके लिए विटामिन डी इस वक्त ज़रूरत है? विटामिन डी का अगर आप बेसिकली देखेंगे तो it was always deficient in human food. That is how we got our own capacity in evolution to make our own vitamin D in sunlight. अभी इसके लिए सिचुएशन ये है कि आपको कुछ ना कुछ सनलाइट से मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपके डाइट में जाने वाला है, बट हम्म, डाइट का कंपोनेंट उसमें बहुत कम होता है। सनलाइट का कंपोनेंट आपको ज़्यादा मेजरली होता है। और जब भी आप 35-40 मिनट्स तक सनलाइट में स्पेंड करते हैं तो दैट इज़ हाउ यू गेट समवेयर अराउंड 700-800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। ओके आपको गुड मिक्स्ड डाइट से आपको एक 200-300 इंटरनेशनल यूनिट तक जाएगा दिन भर में। ओके तो आपका डेली साइकिल कंप्लीट होगा विच इज समवेयर अराउंड 1000 to 1500। आपका वेट और बॉडी टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है कि ओके। कितना है आपका नॉर्मल रेंज। अभी विटामिन डी के लिए ऐसे है कि फिर सनलाइट अगर आपका डिफिशिएंट है, अगर आपका डाइट कुछ ना कुछ बहुत दिनों से डिफिशिएंट होते आ रहा है, तो यस विटामिन डी के लेवल्स ड्रॉप डाउन होने वाले हैं। इन दिनों हम जो देखते हैं कि वी आर मेजरली सिटिंग इन घर के अंदर बैठे हुए हैं अभी, स्पेसिफिकली कोविड के बाद तो बाहर निकलना वैसे भी कम हो गया, और आई गेस वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी काफ़ी इंडिया में ये हो गया है। यस। और अगर दूसरा हम देखेंगे तो ऑफिस में भी बस यही सिचुएशन है, वी आर वर्किंग इंडोर्स, तो इंडोर्स में थोड़ा विटामिन डी का डिफिशियंसी आता है। तो इसमें ऐसा आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोगों में आजकल है ही विटामिन डी डेफिशिएंसी, यस। है ना? और इंडिया में पहले ऐसे था लोगों को कि भारत में कैसे हो सकता है, इतनी धूप है सब है तो वो डेफिशिएंसी नहीं होगी, लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता। लेकिन इन दिनों हम बहुत ज़्यादा कॉमनली विटामिन डी की डिफिशियंसी देख रहे हैं। हम्म, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर कोई डेफिशिएंट है तो? अगर विटामिन डी अगर डिफिशिएंट है आपका तो शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम होता है। अगर शरीर में ओके। कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम होगा तो यस आपकी बोन की हेल्थ कम होने वाली है। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन ऑन itself टू गिव यू लॉट ऑफ बैक पेन्स एंड नेक पेन्स। और अगर बैक पेन नेक पेन की ऑलरेडी आपको समस्या है कुछ स्पॉन्डिलोसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स के वजह से, तो विटामिन डी वुड ऑलवेज कैटलाइज दैट रिएक्शन। आपको हमेशा ज़्यादा बैक पेन का अनुभव होगा। सो वो ओके। ज़रूरी है। और बच्चों के लिए भी फिर आप सजेस्ट करते हैं? बच्चों के लिए यस, वी ऑलवेज गिव देम विटामिन डी नाउअडेज। ओके ओके ठीक। आई थिंक इसमें वो वंस अ वीक वाला सबसे उसके लिए अभी अलग अलग रेजिम है। पेशेंट को बैक पेन कितना है, विटामिन डी कितना कम है, उसके लिए हम इंजेक्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके लिए हम सैशेज भी कंसिडर करते हैं। फिर वो वंस अ वीक लेना है, ट्वाइस अ वीक लेना है, या वंस इन 15 डेज लेना है, वंस इन अ मंथ, वो हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होगा।
लेकिन विटामिन डी के लिए हम कहते हैं कि यूजुअली थोड़ा सा एक बार अगर आपके लेवल्स आपको पता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके किसी के सलाह से अगर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर सिनेरियो, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, आपने एक ज़्यादा उसको अब्यूज़ भी नहीं करना है। और ऐसा है कि इसको कैल्शियम के साथ लेना चाहिए तो एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा नहीं, अच्छा होगा? कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन रेट विटामिन डी के साथ अच्छा होता है। तो ओके। कैल्शियम यूजुअली हम इसलिए ऐड करते हैं उसमें कि विटामिन डी अगर मान के चलो आपका काफ़ी दिनों से कम है विटामिन डी, और इतने दिनों से फिर आपके शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन हुआ नहीं है, योर बोन्स एंड एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बिकमिंग वीक, देन वी से कि फिर अभी साथ में थोड़े दिन के लिए कैल्शियम भी लीजिए। तो इतने दिनों से जो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम हुआ है बिकॉज ऑफ लो विटामिन डी जो हमें आज पता चल रहा है, तो थोड़े दिन के लिए हम साथ में कैल्शियम रखते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत है, विटामिन डी एब्सॉर्प्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। ठीक। अब इसमें सप्लीमेंट का आपने बता दिया, लेकिन बाकी जो ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है स्पाइन हेल्थ पे? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के वजह से और इन सब चीज़ों के वजह से आपका इन जनरल वजन बढ़ना, ये सब चीज़ों से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है स्पाइन हेल्थ के ऊपर। स्मोकिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बिकॉज स्मोकिंग जो है आफ्टर एवरी सिगरेट आपका जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आते हैं। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्चर आ गया तो उसको ब्लड सप्लाई वो डिस्क तक, आपके स्पाइन के दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है उस तक उसका ब्लड सप्लाई कम जाएगा उतने समय के लिए। और आप इसको हमेशा यही अगर चीज़ से वापस वापस हिट करते रहेंगे तो फिर ये धीरे 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 डीजनरेट होने वाला है, डीजनरेशन का स्पीड सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। ओके। सो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बैक पेन के ऊपर। तो इसमें आपने बताया था मुझे, जैसे अब मुझे हुआ था कि वो डिस्क बल्ज होने का रेट, तो स्मोकिंग और अल्कोहल सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, हाँ। सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। ओके ओके ओके। और किसी को ऑलरेडी है तो उसके इसमें तो फिर और चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, चांसेस डीजनरेशन का स्पीड सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ऐसी कोई चीज़ होगी। एंड आई थिंक इसमें एज का भी फैक्टर होता है। इसमें एज का फैक्टर होता है, यस। इसमें काफ़ी बार ये जो स्लिप डिस्क चीज़ जो देखी जाती है इसमें हम बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि एक हमें यूजुअली पेशेंट्स मिलते हैं तकरीबन 25 से 40 के बीच में, एक वो ग्रुप होता है, और उसके बाद हमें मिलते हैं ज़्यादातर लोग फिर 50s प्लस में। ओके, यूजुअली यंग लोगों में एक्यूटली डिस्क बाहर आना जो सॉफ्ट है, जेली लाइक है, वो सडनली बाहर आ गई। काफ़ी बार वो धीरे धीरे थोड़ी बाहर आ रही थी, किसी दिन वजन उठाने गए, कुछ ट्विस्ट हो गया और उस टाइम पे सडन आ गया, ये एक चीज़ देखी जाती है। जो थोड़ा ओल्ड एज की तरफ होती है वो यूजुअली थोड़े से क्रोनिक बल्जेस होते हैं, वो एक दिन में नहीं आ जाते हैं, वो स्लोली 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 बढ़ते हुए आते हैं। जो एक दिन में, एक हफ्ते में आने वाली जो चीज़ है वो यूजुअली यंग पेशेंट में देखी जाती है। यस। ओके ओके। तो ये मेरा लाइफस्टाइल अच्छा, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आपका जेनेटिक मेकअप भी रोल प्ले करता है स्लिप डिस्क होने के लिए। ओके, समझा। सो ये नहीं है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वो सारे पेशेंट को स्लिप डिस्क होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपका वजन कम है तो आपको स्लिप डिस्क होगा ही नहीं। सो अगर वो देखेंगे तो वो मैच नहीं करता है उससे, उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक मेकअप का भी रोल है। और अगर ओवरवेट है कोई पर्सन तो यूजुअली आपके स्लिप डिस्क होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। और बाकी भी दूसरे भी बैक से रिलेटेड इशू हो सकते हैं? सिग्निफिकेंटली, यस, सिग्निफिकेंटली। तो वेट कम करना मतलब? वेट कम करना है मतलब सबसे पहले अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी कम है तो एक्सेसिव स्ट्रेस जो है डिस्क के ऊपर, स्पाइन के ऊपर थोड़े से कम आने वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका बैक पेन के भी चांसेस कम होंगे। एक्सेसिव स्ट्रेस एवरी डे अगर स्पाइन के ऊपर कम रहेंगे तो आपको आगे जाके स्लिप डिस्क और ये सब चीज़ें आने के चांसेस कम होते हैं। सो वेट में अगर आप देखेंगे तो वेट से ज़्यादा हम थोड़ा सा बात करते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, इसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। ओके। और इसमें ऐसा भी है ना कि अल्कोहल कुछ लोगों को लगता है जैसे अभी 20s में है तो स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, हमें तो नहीं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ इफेक्ट 100% आने ही वाला है। बाद में मतलब यंग में कर रहे हैं तो आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है ऐसे नहीं है। इवेंचुअली अगर फिर आपका स्पाइन अगर थोड़ा लेट डीजनरेट होने वाला है तो शायद ये सब करने के बाद जल्दी डीजनरेट होगा। यस। अब बैक पेन में मतलब मैंने मेरे मम्मी को ही देखा है, मम्मी को एक बार हुआ था बैक पेन, इट्स बिकॉज ऑफ इंजरी। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता था इनका, तो उसका रीज़न क्या और उसको मैनेज करने का कोई तरीका है? सर्दी में कुछ मल्टीपल चीज़ें होती है जॉइंट्स के साथ। अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से भी जॉइंट पेन्स हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। सेकेंड सिनेरियो इसकी अपना
सर्दी के दिनों में यूजुअली मसल स्टीफनेसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मसल्स आपके ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके, तो उसके वजह से यूजुअली ये बैक पेन आना, स्प्रेन्स आना, ये काफ़ी बार ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है इसमें। और बोन्स अगर वीक है तो वो भी ठंड के दिनों में आपको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा दर्द देंगे। उसके लिए बहुत सारी कुछ ना कुछ बायोकेमिकल सारी चीज़ें हैं उसमें। बट यस, वो काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि सर्दी के दिनों में वो बढ़ेगा। उसके लिए हम सबसे बेस्ट तो एक ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना एक्सरसाइजेस या थोड़ा सा वॉकिंग रखेंगे तो दैट वुड हेल्प यू। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा सा ओल्ड एज है, हम ये नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट मेंटेन करना घर में, इसके अलावा बहुत दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता है इमीडिएट बेसिस पे आपको इफेक्ट देने के लिए। ओके ओके, तो ऐसे केसेस में मतलब ये थोड़ा एक्टिविटी करो पड़े मतलब। एक्टिविटी, यस एब्सोल्युटली। अब ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है इंडिया में, जैसे बैक पेन को ठीक करने की ऑयल आते हैं और मसाज करते हैं, एक तो आपने वो नेक वाला तो बता ही दिया। हाँ हाँ। तो ये ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है इनमें कुछ साइंटिफिक है कि बोल सकते हैं कि हाँ ये काम करती? उसके लिए मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कभी ऐसे कुछ स्टडीज वगैरह कुछ आए नहीं है। टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस उसके बाद आपका दर्द कम होता है। हम कहते हैं कि अगर जब तक ये आपका दर्द कम रखने में मदद कर रहा है, यू गो हेड विद दैट। उसके लिए बहुत स्पेसिफिक ऐसे कुछ आंसर नहीं है, बट येस मसाज करने के बाद मसल्स जो है उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो उसके वजह से बैक पेन आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ हद तक कम होगा। ओके, अब इसमें ये थोड़ा जोक I mean, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं दे सकते। इसमें ही अपने एक ऐसा लोगों की सोच है, ऐसा मानना है ना। आपने वो मूवी देखी होगी दूल्हे राजा? हाँ, उसमें नहीं, वो याद नहीं, बहुत साल हो गए उसको। जॉनी लीवर को बैक में शायद स्पैज़म आ जाता है, हाँ। तो कादर खान बोलता है मैं उल्टा पैदा हुआ था, मैं ठीक करता हूँ। तो लात मारता है। तो वैसा आई वुडंट पॉसिबली कमेंट ऑन। तो वो बोलता है आप लात मार के ठीक कर देता। तो इसका ही वीडियो देख रहा था मैं एक, कि जिनका पोस्चर खराब होता है या सर्वाइकल से रिलेटेड इशू है, तो वो रेजिस्टेंस बैंड का कुछ आता है, वो वीडियो मैं डाल भी दूंगा। वो रेजिस्टेंस बैंड डालता है डॉक्टर उसके यहाँ पे पूरा, और फिर टांग लगा के जो खींचता है जैसे नहीं, खटिया हो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो हार्डवेयर कहा जाता है हाँ। इसमें, ये सारी ट्रायल एंड एरर मेथड्स है। इनके लिए कुछ सॉलिड उसके लिए साइंस नहीं है। दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर मेथड। यूजुअली ये वर्क नहीं ही करता है, अगर 100 में से 10 केसेस में वर्क कर गया, गुड लक विद दैट, बट वी विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ देम दे विल अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट थिंग्स। आई मीन दे विल हर्ट देयर सेल्व्स ये सब करने में। यस, वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स वो सब करने के लिए गए और फिर बाद में ये सब चीज़ें हुई। साइटिका का आपने बताया जैसे कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते होने के, तो डिस्क बल्ज की वजह से साइटिका होता है, राइट? तो साइटिका क्योरेबल है? साइटिका ट्रीटेबल है, इट इज ट्रीटेबल वेरी वेल। साइटिका इज बेसिकली जो साइटिक नर्व आती है आपकी बैक से, उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन आता है, इसलिए आपको पैर में दर्द आता है। वो नर्व का इन्फ्लेमेशन इज साइटिका। तो नर्व का दर्द इज साइटिका। वो नर्व का दर्द हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज से कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ साथ में आपको मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ता है। और साथ में लेकिन ये साइटिका आने के लिए आपको स्लिप डिस्क होना है। ओके, स्लिप डिस्क होगा तो साइटिका आएगा। ओके, वो स्लिप डिस्क जो है इट इज वेरी वेल ट्रीटेबल, इट इज नॉट क्यूरेबल। वंस इट इज आउट, इट इज आउट। ओके, तो साइटिका क्यूरेबल कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटेबल वुड बी अ बेटर वर्ड टू बी यूज्ड, क्योंकि वो कभी भी आप भूतकाल में जाके उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। वंस इट इज डीजनरेटेड, इट इज डीजनरेटेड। टाइम में पीछे जाके उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे आपने बताया कि ट्रीटेबल है, तो फिर बाद में आके जाके कुछ ऐसा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इसमें? अगले कुछ दिनों के लिए हम रेस्ट्रिक्शन कहते हैं कि ताकि अचानक से ये तकलीफ आपकी वापस ना बढ़ जाए। उसके साथ साथ जिस वजह से ये आपको स्लिप डिस्क आया है, तो वो और ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हम कहते हैं, ठीक है, दवाई देने के बाद कुछ दिनों में तुरंत सायाटिका का पेन, आपको ये सब दर्द का अनुभव कम हो जाता है, लेकिन उसमें एंटीसीडेंट कॉज तो अभी भी है ना स्लिप डिस्क, तो हमने उसका भी ध्यान रखना है। तो हम रेस्ट्रिक्शन
करते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए, परमानेंट यूजुअली नहीं। ओके। परमानेंट यूजुअली नहीं। वो कुछ दिनों वाला तो मैं समझ गया आपने जो बोला, लेकिन जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे हुआ था जैसे मैं जुत्सु कर रहा था दोस्त के लिए, तो फ्यूचर में मैं वो चीज़ कर सकता हूँ तो उसके चांसेस है कि वापस ट्रिगर हो सकता है, या हाँ मैं फ्रीली यूजुअली कर सकता हूँ? जब भी आपको पहली बार जिस चीज़ों के वजह से ये ट्रिगरिंग है, और अगर आपको डेली रूटीन में अगर आप वो ट्रिगरिंग फैक्टर अवॉइड कर सकते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम है, ये इसकी डेडलिफ्ट्स, कि अभी मैं डेडलिफ्ट्स नहीं कर पाऊंगा क्या स्लिप डिस्क के बाद, वी यूजुअली आंसर गिव अप ऑन दैट, देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू। तो वो बाकी सारे आप कीजिए, वो एक एक्सरसाइज अगर आप छोड़ देंगे तो उसके बजाय आप दूसरे सारे कर सकते हैं उसमें सिग्निफिकेंटली। राइट राइट राइट। सो वो स्पेसिफिक कुछ ना कुछ चीजें आप अवॉइड करके उसके बजाय दूसरा कुछ कर सकते हैं। ओके। तो इन सब चीज़ों में सर्वाइकल हो रहा है, किसी को बैक पेन है या नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, अभी बहुत फेमस हो रखा है अपना कायरोप्रैक्टर का, हाँ, तो उसमें I believe that is just well decorated version of what we were talking about. Chiropractic is not a science. It is definitely not a science. ओके। तो इसका क्या है, मतलब क्यों इतना फेमस क्यों है? शायद सारे ही लोगों को कुछ ना कुछ इजी तरीके चाहिए हम्म बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए, तो शायद वो भी एक इजी चीज़ है। काफ़ी बार पेशेंट को दे नीड टू अंडरगो अ सर्जरी फॉर सम स्पेसिफिक थिंग। नाउ दे वांट टू अवॉइड दैट सर्जरी, दे वांट टू अवॉइड सम पेन इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग, दे यूजुअली देन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द इजी ऑप्शंस। और ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, अगर कुछ भी चीज़ है तो उसमें हमने सबसे पहले इजीएस्ट रास्ता ढूंढने को ये करना है, बट वो इजीएस्ट रास्ता हमेशा सही रहेगा, थोड़ा सा ये है। तो काफी बार ये कायरोप्रैक्टिक वगैरह इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस होते जा रहा है कि ये बैक पेन कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है तो चलो कायरोप्रैक्टिक ही ट्राई करके देखते हैं, शायद हमारा सर्जरी टल जाएगा वगैरह ये वो। बट वी हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स गोइंग वर्स। ये आया कहाँ से? हाँ, आया कहाँ ये यूएस से काफी फेमस होते होते हुए ये इंडिया तक आया है। अच्छा अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने मतलब इसको किया था? जस्ट ऐसे इजी तरीका है, इसलिए सब ये आते गया है। उसके जो है कायरोप्रैक्टिक जिन्होंने फेमस किया है, आई डू नॉट रिमेम्बर हिज नेम स्पेसिफिकली, बट यस ये ओके ओके। बट इट इज नॉट अ रियल साइंस। क्रॉसफिट की तरह है कि क्रॉसफिट भी एक पर्सन ने शुरू किया था, हाँ, तो मिक्स सब चीज़ों को मिक्स करके फिर क्रॉसफिट निकाला। बट लेकिन क्रॉसफिट में ऐसा है कि आप आपके मसल का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, आप आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टिक आई मीन क्रॉसफिट करने के बाद हम देखते हैं कि काफी सारे पेशेंट की लाइफ सुधरते गई है, काफी सारे लोगों की लाइफ सुधरी है उसके बाद। कायरोप्रैक्टिक के बाद वो हम बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं देखते कि हाँ ये किया और अभी सब ठीक हो गया, ये नहीं होता है। पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यस, हो सकता है। 10 में से 2 या 3 पेशेंट्स में प्रॉब्लमेटिक एब्सोल्युटली हो सकता है, और वो स्पाइन से रिलेटेड तो ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देता है। तो सबसे बेस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो इस केस में ट्रीटमेंट के लिए? अभी हर एक के लिए ट्रीटमेंट जो है ये हर एक के लिए सब्जेक्टिव रहेगी। किसी को प्रॉब्लम डिस्क रिलेटेड है, किसी को बोन के हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को मसल का स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों में फिर साथ में उसके साथ सायटिका है क्या, ये सारी चीज़ें होती है। किसी को वेट ज़्यादा होने की वजह से है क्या, किसी को एडिक्शन की वजह से है क्या, किसी को मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से है क्या, या फिर इफ समवन इज नॉट टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। तो देर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। आई मीन tell me and I can enumerate 100 reasons for your back pain. So we actually need to sit down with you. We actually need to find out what is giving you that back pain. Then उसके लिए आंसर ढूंढना है, तभी वो ट्रीट होगा और आगे फ्यूचर में आना उसका कम होगा। बैक पेन ट्रीट करने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आज मैं आपको 4 टैबलेट्स ले लिए, ये मसाज कर लिया, ये गर्म पानी से सेक लिया, अभी पेन चला गया तो मैं बस ठीक हो गया, नहीं। ये मियरली आपको थोड़े दिन के लिए कंफर्टेबल करेगा। टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बार बार नहीं आते रहना चाहिए। इट शुड नॉट स्टार्ट अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। If it starts affecting your quality of life, and then it becomes a difficult scenario. Specifically in today urban world में जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसके लिए अगर मैं आपको ये कह दूंगा कि आप 2 दिन के लिए छुट्टी ले लो, तो काफ़ी सारे पेशेंट को डिफिकल्ट होता है ये सब चीज़ें कि नहीं, ये फिर ऑफिस है, इतना ये है, तो इतने फास्ट मूविंग में ये सब चीज़ें डिफिकल्ट जाती है। सो बेस्ट इज
उसको पहले ही आप मिनिमम रखिए, उसको पहले ही अच्छे से प्रिवेंट कीजिए, टेक केयर करिए। दैट वुड हेल्प यू। Yes, yes. और फिजियोथेरेपी है इफेक्टिव? फिजियोथेरेपी, यस, इट हेल्प्स डेफिनेटली, क्योंकि उसमें भी वन ऑफ द कंपोनेंट इज अगेन बिल्डिंग दोज Strength. स्पेसिफिक मसल्स, बिल्डिंग द हम्म। स्ट्रेंथ, यस, इट डेफिनेटली हेल्प्स। फिजियोथेरेपी में आई थिंक आप वो मसल्स और वो छोटे पार्ट्स बॉडी के स्ट्रेंथ कर पाते हो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं एब्सोल्युटली, होते। एब्सोल्युटली, और रेंज ऑफ मोशन भी उसमें बढ़ाते हैं, सो मल्टीपल एप्लीकेशंस है उसके। और ये यही सारे इसमें हमने काफ़ी सारे ये भी देखे हैं कि सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट फिजियोथेरेपी, कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ठीक है आप ये कर लीजिए, देन देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये यूट्यूब पे देख के कर लूँ, और जैसे कि ये नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको किसी ना किसी की ज़रूरत लगेगी। अगर ये देख के ही अगर सब कुछ हो पाता था, अगर सब गूगल पे ही आपको मिल पाता था, ठीक है, नो डाउट, इट्स वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म। शायद हम भी किसी ना किसी को आज थोड़ा बहुत एजुकेट करने के लिए ही ये कर रहे हैं, लेकिन Yes. इसके लिए कुछ ना कुछ सीमा है ये सब चीज़ों के लिए, आप उसके पार नहीं जा सकते हैं। अगर फिर सभी गूगल से मिलता था, अगर सब कुछ मिलता था, तो शायद हम सब लोगों का कभी ज़रूरत था ही नहीं। एग्जैक्टली, यस। तो हाँ। सारी चीज़ें उससे नहीं होगी, आपको किसी ना किसी की मदद की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, वही है, कंटेंट आपको डायरेक्शन दे सकता है एब्सोल्युटली, बट वो आपको गाइडेंस 100% ये नहीं देगा, आपको हल नहीं निकाल के देगा, गाइडेंस के लिए आपको उसके पास डेफिनेटली पर्सन के पास जाना ज़रूरत पड़ेगी ही। पड़ेगा। यस, एग्जैक्टली। तो नॉर्मल पर्सन को क्या चीज़ों का टेक केयर करना चाहिए अपनी पूरी हेल्थ को, स्पाइन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? मतलब शायद ये हमारे टॉक का ये समराइजेशन होगा, क्या क्या Yes. करना चाहिए। एक तो यस, एक्सरसाइज आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। सेकंड इज स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स एट योर वर्क। स्ट्रेस कम करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए भी और फिजिकल स्ट्रेस कम करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमने थोड़ा सा करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वेन एवर यू स्टार्ट हैविंग दिस बैक पेन एंड नेक पेन, बहुत अर्ली साइंस है उनके कि अभी थोड़ा सा इन दिनों रहता है। वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स सेइंग कि ये तो नॉर्मल वाला बैक पेन है, बट बैक पेन कैन नॉट बी नॉर्मल। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट कि ये नॉर्मल है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये नॉर्मल नहीं है, शायद अंदर कुछ ना कुछ चालू है जो अभी तक इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सतर्क रह के उसका ज़्यादा जल्दी अगर कुछ मेजर है तो थोड़ा सा डायग्नोसिस की तरफ हमने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके। और बाकी पोस्चर के बारे में आपने तो बता दिया कि बीच में ब्रेक लेते रहो, बीच में ब्रेक लेते रहो, वो आपको ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा मदद करेगा। पोस्चर का ध्यान रखो। हाँ। ओके, ओके। कुछ ऐसा आप बताना चाहोगे आपकी तरफ से जो हेल्पफुल हो सकता है इसके अलावा? आई गेस यही सारी चीज़ें हैं। बैक पेन, आपको बैक पेन और नेक पेन कंट्रोल में रखना बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपने ये जो 4-5-6 चीज़ें हैं, ये भी अगर आपने की तो भी इट वुड हेल्प यू सिग्निफिकेंटली। अलॉन्ग विद दैट, येस, एब्सोल्युटली, विटामिन डी और कैल्शियम रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर हम थोड़ा सा डाइट रखेंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। यस। और बाकी कोई ऐसे स्पेशल सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं? हमें ज़रूरत नहीं लगती है। ओके, ठीक है। कुछ पूछना है कैमरा में? ओके। आप इंस्टाग्राम पे हो डॉक्टर? आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो आप शेयर कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। आप आई थिंक ऑनलाइन कंसल्ट भी करते हो? ऑनलाइन कंसल्ट समटाइम्स मैं यूजुअली फॉलोअप के लिए करता हूँ, फ्रेश केसेस को नहीं करता हूँ। ओके, क्योंकि मैं फ्रेश केसेस में उनको एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें सब इक्वली इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल टेस्ट। वो जब तक नहीं करेंगे तो वी वुडंट कम टू नो एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। ओके, ओके। बट यस, कुछ हद तक डायरेक्शन के लिए काफ़ी सारा मदद करता है। आई मीन, क्लासिकली हम कहते हैं मेडिकल फील्ड में कि पेशेंट जिस तरीके से हमें हिस्ट्री बताते हैं उस तरीके से हमारा डायग्नोसिस ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ जाता है, लेकिन उसको 100% कन्फर्मेशन जो करना है ये फिजिकल टेस्ट से करना होता है। तो 100% कन्फर्मेशन जो है जब तक हम क्लिनिकली एग्जामिन नहीं करेंगे काफ़ी बार पता नहीं चलता है। ओके, तो वही है कि अगर हो रहा है आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो यूट्यूब पे जाके ऐसे सर्च मार के कोई फायदा नहीं है। योगा वो साथ में back थोड़ा सा शायद आपको टेंशन भी बढ़ाएगा। pain, कितने सारे वीडियो योगा फॉर बैक पेन, एक्सरसाइज फॉर बैक पेन लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं करने का, लेकिन ऑफ कोर्स वो कुछ हेल्पफुल नहीं है। जाके चेकअप कराना और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना वो ज़्यादा आई थिंक। हाँ, मतलब लॉजिकली जो है वो चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, उसका डायग्नोसिस हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तो विल हैव अ बेटर डायरेक्शन फॉर दैट। आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चन कवर हो गए, और मुझे भी बहुत सारी खुद नई चीज़ें समझने को मिली, सीखने को मिली, और आई थिंक जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट उन्हें भी समझ में आएगा कि
मिथ क्या है, फैक्ट क्या है, और इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग में उन्हें हेल्प मिलेगी। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के व्यूज और यूट्यूब के व्यूज के वजह से भी काफी सारे मिथ्स बढ़ते जा रहे हैं। यस, वो हर फील्ड में बिकॉज हो कुछ ना चुका कुछ इजी चीज दिखानी है, ये करते हुए वो करते हुए। कायरोप्रैक्टिक के तो अभी काफी सारे वो इंस्टाग्राम पे है। बहुत फेमस हो ही रहे हैं। कैसे कैसे बैक को तोड़ मरोड़ के शरीर को वो नेक वाला बहुत फेमस है, उसका भी मैंने वीडियो देखा था, वो गर्दन में डाल के खींचता है उसकी नेक को, पूरा जोर से झटका देता डेंजरस। वी हैड वन पेशेंट, शी हैड C2, मतलब जो हमारा वर्टिब्रा है जहाँ पे हमारा स्कल खत्म होता है उसके नीचे C1 होता है, उसके नीचे C2। शी हैड अ फ्रैक्चर ऑफ दैट। है। ओ। दे कॉल्ड अस कि वो कर रहे थे और उसके बाद जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, एंड देन वी टोल्ड देम दैट समथिंग इज बैड इन हर नेक नाउ, यू book an ambulance and get her to the hospital. She couldn't reach the hospital. So वो काफी सारे चीजें देखी जाती है इसमें। मैं बच गया। 100 में से 1 या 2 पेशेंट्स आपको मिलते हैं कि जिसमें ये सब आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लेकिन वो जो 2 पेशेंट को जो वो कॉम्प्लिकेशंस देके जाते हैं ना, वो बहुत भयंकर होते हैं। ऐसे है। ओके, सो आई थिंक अभी रैप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विथ योर टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर आई हैविंग होप मी। सबके लिए ये यूजफुल होगा। थैंक यू सो यस, यस, थैंक यू। मच।